नेक्स्ट देखते हैं पाथ्स ऑफ विजडम में, ये है यहाँ पे गुरु योजन। गुरु देख लेते पहले। सपोर्ट्स फैमिली वाइल टीचिंग। गुरु जो होते थे वो आश्रमों में रहा करते थे और फैमिली लाइफ जीते थे, यानी गृहस्थ आश्रम में रह के ही वो बच्चों को पढ़ाते थे। शिष्य जो होते थे वो उनके बच्चों की तरह रहते थे, उनको सारी चीज़ें सिखाना, डेली लिविंग सारी सब कुछ वो करते थे गुरु। तो यहाँ पे और गुरु को देखते देखते बच्चे सीखते थे साथ में। तो ये हो गए गुरु जो कि आश्रमों में रहा करते थे। नेक्स्ट है योजन सतिका। योजन सतिका जैसे कि नाम से पता चलता है 100, इसमें क्या है सतिका यानी 100 और योजन, 100 योजन दूर से जो छात्र जिनसे पढ़ने आए वो कहलाते थे योजन सतिका, यानी बहुत दूर दूर से जिनसे 100 योजन दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे वो कहलाते थे योजन सतिका। नेक्स्ट है शिक्षक। ये क्या सिखाते थे? टीचर्स फाइन आर्ट्स। ये फाइन आर्ट्स की शिक्षा देते थे, ये कहलाते थे शिक्षक। जैसे हो गया डांस हो गया, या जितनी भी फाइन आर्ट्स हैं, मिट्टी से बर्तन बनाना, इस तरीके की कला जितनी होती है उनका जो कराते थे, शिक्षा देते थे, वो कहलाते थे शिक्षक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया डांस और म्यूज़िक सिखाते थे शिक्षक। योजन सतिका जो 100 योजन दूर से जिनसे स्टूडेंट पढ़ने आते थे, बहुत डीप नॉलेज होती थी इन्हें। गुरु lived a householder life and supported his family while teaching disciples। तो ये गुरु होते थे जो कि आश्रमों में रह के गृहस्थ जीवन जीते थे, फैमिली भी रहती थी उनकी, और वो बच्चों को साथ साथ पढ़ाते थे। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ स्टडी। इट टुक 12 years ऑफ मास्टर वन वेद। एक वेद के ज्ञाता होने में 12 साल का समय लगता था। हैंस डिपेंडिंग अपॉन द विश ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न एज मैनी सब्जेक्ट्स द पीरियड ऑफ स्टडी वेरीड। अब ये बच्चे पे डिपेंड करता था कि वो एक वेद पढ़ना चाहता है, 2 वेद पढ़ना चाहता है, या 4 वेद पढ़ना चाहता है। तो अगर एक वेद के अध्ययन में 12 साल लग रहे थे, इट वॉज 12 years, 2 वेद में 24 years, 3 वेदों के ज्ञाता होना है तो 36 years, और 4 वेदों में 48 years। अ ग्रेजुएट वॉज कॉल्ड स्नातक। जो ग्रेजुएट होते थे उन्हें स्नातक कहते थे। एंड ग्रेजुएशन सेरेमनी जो होती थी वो कहलाती थी समावर्तन सेरेमनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट इज़ रेजिडेंशियल लर्निंग। जो स्टूडेंट लिव विद टीचर्स ऑब्जर्विंग डेली लाइफ। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ होती थी वो टीचर के साथ ही बच्चे रहते थे। रेजिडेंशियल लर्निंग होती थी, जैसे आजकल हॉस्टल्स होते हैं उस तरह से बच्चे टीचर के साथ ही रहते थे और उनकी जो डेली लाइफ थी उसको भी ऑब्जर्व करते थे। इससे जैसे टीचर एक आदर्श जीवन जीते थे और बच्चे उनको लगातार फॉलो करते थे और उनसे एक आदर्श जीवन की तरफ बढ़ने के लिए किस तरह से आदर्श जीवन जीना है वो उनसे सीखते थे। नेक्स्ट इज़ फ्री एजुकेशन। टीचर्स प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड एजुकेशन विदाउट कास्ट। जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों का उसी तरह से ध्यान रखते थे जैसे एक फादर अपने बच्चों का रखते हैं। उनकी जितनी भी ज़रूरतें होती थी, जैसे कि खाने, रोटी कपड़ा मकान जिसको कहा जाता है, वो सारी ही चीज़ें, यानी खान पान भोजन की व्यवस्था करना और क्लोथिंग की व्यवस्था करना और एजुकेशन की व्यवस्था करना, ये सारा कुछ गुरु करते थे अपने स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट थी पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज गाइडेंस एंड अटेंशन फॉर ईच स्टूडेंट। हर बच्चे को, क्योंकि वो साथ में ही रहते हैं हर समय और बच्चे माता पिता की तरह गुरु रहते थे, इस वजह से उनको पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मिलते थे, यानी एकदम कस्टमाइज्ड अप्रोच, जो कि इस समय हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अप्रोच और कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे पहले से ही मिलता था। हर बच्चे को उसकी क्या प्रॉब्लम्स है वो जाके डिस्कस कर लेता था अपने गुरुजी के साथ और वो उनको पर्सनलाइज एकदम सॉल्यूशन दे देते थे। यहाँ पे एक पर्सनल टच रहता था, जो बहुत ही ज़्यादा समर्पण होता है गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति, ये यहाँ पे देखने को मिलता था। बहुत ही अच्छे रिलेशंस होते थे और बहुत आदर्श जीवन ये लोग जीते थे, क्योंकि आपने इस पे भी कई सारी चीज़ें देखी हैं गुरु और शिष्य शिक्षा पे।
हमारे, अगर आपको एंशियंट चीज़ों के बारे में पता है कि इतना ज़्यादा सम्मान होता था कि एक धनुर्विद्या आप कर रहे हैं, उसमें थंब का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, अंगूठे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन आपके जो गुरु हैं, जिन्हें आपने गुरु मान लिया है, भले ही उन्होंने आपको पढ़ाने से मना कर दिया था, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक मूर्ति बना के उन्हें गुरु मान लिया और उनसे शिक्षा प्राप्त की। बाद में गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, जबकि वो धनुर्विद्या के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन तब भी उन्होंने उसे दिया। एकलव्य ने गुरु को, ये बहुत बड़ा त्याग, समर्पण, ये ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि मैं भी आज के टाइम में होता हो, लेकिन इस तरीके का आत्मसमर्पण कर देना गुरु के प्रति, इस तरीके का भावनात्मक बहुत ज़्यादा उस समय समर्पित रिश्ता होता था। ये यहाँ पे जैसे पर्सनलाइज्ड अप्रोच की यहाँ बात की गई, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। ये हो सकता है आपको पता भी हो पहले से, गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही उच्च आदर्शवादी रूप से होता था। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यही चीज़ें दी हुई हैं। emphasis was placed on fostering a personal bond between teacher and student। तो वही यहाँ पे हम बात करें कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन था, गाइडेंस था, और एक पर्सनल बॉन्डिंग होती थी स्टूडेंट और टीचर के बीच में, यानी गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती थी। एंशियंट इंडिया एजुकेशन रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू रिसाइड, वहीं पे रहते थे, अपने डेली लाइफ में टीचर क्या कर रहे हैं उसे देखते रहते थे और उससे वो इन्फ्लुएंस होते थे। एजुकेशन वाज एंटायरली फ्री, और जो भी उनका खर्चा होता था वो कौन वहन करता था? गुरु ही वहन करते थे। नेक्स्ट इज learning in ancient India resembled seminars where students engaged in discussions and debate to deepen their understanding। जैसे कि आजकल सेमिनार्स होते हैं जिसमें डिबेट एंड डिस्कशंस किए जाते हैं, वही उसी पे बेसिस, उसी तरीके की हम समझ सकते हैं पढ़ाई पहले के समय में होती थी। ओरली आप डिस्कशन करते थे और उससे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाती। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन सेमिनार मेथड। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैल्यूड मैनुअल लेबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनुअल लेबर को बहुत वैल्यू दिया जाता था, रिक्वायरिंग इवन फिलोसफी स्टूडेंट टू इंगेज इन टास्क सच एज कलेक्टिंग फ्यूल, टेंडिंग कैटल डेली। जैसे कि हमें पता है, चाहे वो मैनुअल लेबर पे बहुत ज़्यादा फोकस था, किसी का भी बेटा हो, राम जी का बेटा हो या नंदगांव में जो आपने कृष्ण जी का देखा होगा, वो सभी जो है मैनुअल लेबर करते थे। उन्हें खेती भी करनी पड़ रही है, उन्हें गायों को चराना भी पड़ रहा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप राजा के बेटा हैं या किसी गरीब के बच्चे हैं, ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं, सभी को मैनुअल लेबर यानी शारीरिक श्रम करना पड़ता था। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूड था यहाँ पे ट्रेडिशनल सिस्टम में, क्योंकि जब आप खुद से करके चीज़ें सीखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी शिक्षा है, जब आप कुछ चीज़ रिफ्लेक्शन, जो हमने बात की रिफ्लेक्टिव लर्निंग की, वो आप तभी आत्मसात कर पाएंगे जब आप डेली लाइफ में उसको यूज़ करेंगे। डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आप बहुत ही लेविश लाइफ जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, तो आप सॉल्यूशन के लिए कैसे इनकलकेट करेंगे वो टीचिंग्स जो आपने पढ़ी हैं। इसीलिए मैनुअल लेबर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया है कि सभी को एक नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी, सभी को शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, चाहे वो उनको लकड़ी बीनने जाना पड़ता था, चूल्हे का यूज़ होता था खाना बनाने के लिए, तो सभी को जाना पड़ता था। ये नहीं कि आप राजा के बेटे हैं तो आप नहीं जाएंगे, बाकी लोगों को, इस तरीके का भेदभाव वहाँ पर नहीं होता था, ताकि जो आपने टीचिंग्स पढ़ी हैं, जो आपको आदर्शवादी बातें बताई गई हैं, वो आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसको फॉलो भी करेंगे। ये वही सेमिनार्स। एजुकेशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ऑफ प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा। यहाँ पे हम सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखेंगे कि हम यहाँ पे वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी वैदिक काल की बात कर रहे हैं। इसे महिलाओं की शिक्षा के संबंध में स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी महिलाओं की यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी थी और उन्हें कोई संघर्ष नहीं ज़्यादा करना पड़ रहा था शिक्षा के लिए। तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वुमेन रिसीव्ड अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रेनिंग along with household duties. They were also educated in music, dance and religious ritual. सारी हाउस होल्ड ड्यूटीज़ यानी कि जो भी घरेलू काम होते हैं उसके साथ साथ उन्हें म्यूज़िक, डांस और रिलीजियस रिचुअल्स यानी जो यज्ञ, हवन, इस तरीके की चीज़ें होती थी, उनकी भी शिक्षा दी जाती थी। गर्ल्स लाइक बॉयज़ बिगेन देयर एजुकेशन थ्रू द उपनयन सेरेमनी।
उपनयन संस्कार, अभी हम आगे सेरेमनीज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उपनयन संस्कार शिक्षा शुरू करने से पहले होता है, वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का ही होता था। इसमें भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है, दोनों का ही उपनयन संस्कार होता था। यहाँ पे देयर वर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन वुमेन, 2 टाइप की एजुकेटेड वुमेन हैं। फर्स्ट इज सद्योवधु, सेकेंड इज ब्रह्मवादिनी। 2 तरीके की होती थी विदुषी जिनको कहते थे, एक है सद्योवधु, दूसरी ब्रह्मवादिनी। सद्योवधु, दीज वुमेन रिसीव्ड एजुकेशन ओनली अंटिल देयर मैरिज। ये वुमेन्स क्या होती थी, जो कि अपनी केवल शादी तक शिक्षा ग्रहण करती थी। दूसरी है ब्रह्मवादिनी, दीज वुमेन रिमेन्ड अनमेरिड एंड परस्यूड एजुकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ। और ये पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, यानी अविवाहित रह के अपनी शिक्षा पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ अपनी शिक्षा ग्रहण करती थी। जो फीमेल सेजेस होती थी उन्हें ऋषिका कहा जाता था। नोटेबल वुमेन सीड्स लाइक घोषा, अपाला, लोपामुद्रा एंड विश्वरा कंपोज्ड वैदिक हाइम्स। ये जो हम नाम देख रहे हैं, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ये सारी विदुषियों का नाम है जिन्हें ऋषिका भी कहा जाता था। इन्होंने क्या किया है, श्लोकों का निर्माण भी किया है, रचना भी की है। स्कॉलर्स लाइक मैत्रेयी एंड गार्गी इंगेज्ड इन फिलोसफिकल डिबेट्स ड्यूरिंग द उपनिषदिक पीरियड। उपनिषदिक पीरियड में मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषियाँ होती थी जो कि शास्त्रार्थ करती थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इन्होंने कई बड़े बड़े कहते हैं कि विद्वानों को हराया भी था शास्त्रार्थ में। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया। कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, इसकी यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट इज गुरुकुल। गुरुकुल रेजिडेंशियल स्कूल्स विद गुरु स्टूडेंट लिविंग। यहाँ पे क्या होता था, गुरुकुल में गुरु और शिष्य साथ में रहते थे और एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग उनके बीच होती थी और यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। रेजिडेंशियल स्कूल थे। नेक्स्ट है परिषद। परिषद जो होते थे सेंटर्स फॉर एडवांस लर्निंग एंड डिस्कशन। यहाँ पे थोड़े विद्वान लोग जो होते थे डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे, ये कहलाती थी परिषद। नेक्स्ट है संगम। संगम लिटरेरी असेंबलीज सपोर्टेड बाय किंग्स। ये राजाओं के द्वारा लिटरेरी असेंबलीज बुलाई जाती थी। ये ज़्यादातर साउथ के साइड में देखे जाते हैं, तमिलनाडु की तरफ ये संगम होते थे। तमिलनाडु लिखा है, इन तमिलनाडु संगम सर्व्ड एज लिटरेरी असेंबली सपोर्टेड बाय किंग्स। ये राजाओं के द्वारा असेंबलीज बुलाई जाती थी, इन्हें कहा जाता था संगम। ये कहाँ पे होते थे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है परिषद एकेडमिक्स, हमने देख लिया है। सेंटर फॉर एडवांस लर्निंग एंड स्कॉलरी डिस्कशंस इनिशियली लेड बाय 3 ब्राह्मण, लेटर एक्सपेंडेड टू 21 स्कॉलर वेल वर्स्ड इन फिलोसफी, लॉ एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, थियोलॉजी इज धर्मशास्त्र कहलाता है। ये यहाँ पे पहले 3 ब्राह्मणों के द्वारा इसको शुरू किया गया था परिषद को, बाद में ये एक्सपेंड होके 21 स्कॉलर तक इसमें होते थे और यहाँ पे बहुत ही विद्वान लोगों के बीच में परिचर्चा की जाती थी। इसीलिए यहाँ पे किस तरीके के आप देख रहे हैं विषय जो थे वो थे फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, लॉ कानून से रिलेटेड और थियोलॉजी या धर्मशास्त्र, इसकी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। किसके थ्रू, सेमिनार मेथड के थ्रू, तर्क वितर्क करके। परिषद में तर्क वितर्क किया जाता था। गुरुकुल हमने देख ही लिया है, रेजिडेंशियल स्कूल होते थे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अर्ली इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। गुरुकुल, वैदिक, मुस्लिम, ऑल ऑफ दिस। तो ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रारंभिक प्राचीन शैक्षिक संस्थान था। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अब, क्योंकि संस्थान की बात की गई है तो वो है गुरुकुल और बाकी सारा वैदिक और मुस्लिम जो भी लिखा है वो एक टाइप ऑफ एजुकेशन हो सकता है, बेसिस ऑफ एजुकेशन हो सकता है, बट जो इंस्टीट्यूशन की बात की गई है वो होगा गुरुकुल। एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पहले एंशिएंट 2 टाइप के हमने देखा कि एक बुद्धिस्ट एजुकेशन है, एक आपकी वैदिक एजुकेशन है। तो 2 ही तरीके के इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, एंशिएंट वैदिक इंस्टीट्यूशंस और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज या विहार इसको कहा जाता है। ये 2 तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं। इधर गुरुकुल देखा हमने, गुरु के साथ यहाँ परिषद, एकेडमीज, आश्रम। यहाँ पे कुछ 3 आश्रमों के नाम दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं।
भारद्वाज आश्रम इन प्रयाग, भारद्वाज ऋषि का आश्रम है जो कि प्रयाग में है। नेक्स्ट है नैमिष आश्रम लेड बाय सुनक, ऋषि सुनक का आश्रम है जो कि नैमिष नाम है इसका। और कण्व ऋषि का आश्रम जो मालिनी रिवर के पास था। ये 3 आश्रमों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम कहाँ पे है, ये क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है, या मैच द फॉलोइंग में भी देखने को मिल सकता है। ये है प्रयाग में, नैमिष आश्रम ऋषि सुनक का है। और नेक्स्ट कण्व आश्रम यहाँ पे कहा था, रिवर मालिनी के पास कण्व ऋषि का आश्रम है। गोष्ठी कॉन्फ्रेंसेस हमने देखा, लार्ज स्कॉलरी गैदरिंग्स होस्टेड बाय किंग, ये गोष्ठी कहलाती है। और तमिलनाडु की तरफ ये क्या कहलाती है, संगम। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और विहार्स की बात कर लें, ये सेंटर्स फॉर टीचिंग बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड स्क्रिप्चर्स प्लेड अ मेजर रोल इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के प्रचार में इसने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। जो आपके सेंटर्स थे, विहार जो कहलाते हैं, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। विद्यापीठ इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एजुकेशन थ्रू श्रृंगेरी, कांची, पुरी, द्वारिका एंड ब्रह्मपुरी, ये आपके लिखे हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब मुख्य विहार हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से आगे देखेंगे। गोष्ठी या कॉन्फ्रेंसेस देख चुके हैं, लार्ज स्कॉलरी गैदरिंग्स होती थी जो कि किंग के द्वारा, राजा के द्वारा बुलाई जाती थी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, किंग जनक कॉन्फ्रेंस वेयर याज्ञवल्क्य वॉन अ प्राइज फॉर एक्सीलेंस, राजा जनक जो थे उन्होंने एक बुलाई थी कॉन्फ्रेंस जिसमें कि याज्ञवल्क्य जी ने जीते थे, उनको वहाँ पे प्राइज़ मिला था। तो ये हो गया एक आपका कॉन्फ्रेंस का या गोष्ठी का उदाहरण। आश्रम बहुत ही शांत वातावरण में होते थे और ऋषि मुनियों द्वारा संचालित होते थे। ये यहाँ पे भी है भरद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग में, नैमिष ऋषि शुनक का जो भी हमने देखा। गोष्ठी विद्वानों के द्वारा बड़ी सभाएं होती थी जिनका आयोजन राजा के द्वारा किया जाता था। इसमें भी विभिन्न दर्शनों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। ये हो गया कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे घटिका, विद्यापीठ और ब्रह्मपुरी के बारे में देखते हैं। घटिका क्या है? इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर लर्निंग रिलीजियस एजुकेशन थ्रू डायलॉग एंड डिबेट बिटवीन लर्नेड स्कॉलर, बहुत ही विद्वान स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन डिबेट किया जाता था यहाँ पे, इसको कहलाते थे घटिका। विद्यापीठ स्पिरिचुअल सेंटर फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई। प्लेसेस लाइक कहाँ पे? श्रृंगेरी, कांची, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ। इन्होंने 5 विद्यापीठों की स्थापना की थी, श्रृंगेरी, कांची, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में। हेडेड बाय अ जगत गुरु विद इन्फ्लुएंस अक्रॉस रीजन। इनका जो मुख्य होते थे इनमें, जिसके द्वारा ये हेड की जाती थी, उन्हें जगत गुरु कहा जाता था। ब्रह्मपुरी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुरी एरियाज विद इन टाउन्स और सिटीज़ इनहेबिटेड बाय लर्नेड ब्राह्मण्स फंक्शनिंग एज टीचिंग सेंटर्स। ये ब्रह्मपुरी जो जैसे कि नाम से दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत ही विद्वान लोग रहते थे, बहुत ही लर्नेड स्कॉलर्स जैसे कि लिखा है, और ये टीचिंग सेंटर्स की तरह काम करते थे। ये यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रह्मपुरी नगरों या कस्बों के ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। ये स्थान शिक्षण और शास्त्र चर्चा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे, जहाँ विद्यार्थियों को विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ये हो गया ब्रह्मपुरी। नेक्स्ट इज अग्रहाराज। अग्रहारा ब्राह्मण विलेज ग्रांटेड बाय किंग वेयर एजुकेशन एंड वैदिक लर्निंग वर कंडक्टेड। ये अग्रहारा क्या कहलाते थे? कुछ गांव होते थे जो राजा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दान दे देते थे, वो ब्राह्मणों को दान दे देते थे, इस तरीके के गांव कहलाते थे अग्रहारा। मठ की बात कर लेते हैं। मठ मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन टाइड टू शैव और वैष्णव सेक्ट। मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन मठ कहलाते थे। ये ज़्यादातर 2 तरीके के सेक्ट होते थे, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इनके मठ होते थे। ऑफरिंग बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर एजुकेशन, ये दोनों ही तरीके की शिक्षा देते थे, धार्मिक शिक्षा भी और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी प्रदान करते थे। ऑफन अटैच टू टेम्पल्स, और ये ज़्यादातर जो मठ होते थे वो किसी न किसी टेम्पल से कनेक्टेड होते थे, अटैच्ड होते थे।
नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो हमने अभी विहारों के बारे में बात की। विहार होते थे सेंटर्स फॉर टीचिंग बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड स्क्रिप्चर्स। यहाँ पे बौद्ध धर्म ग्रंथों की यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति का मेन आधार जो होता था वो थे बौद्ध धर्म ग्रंथ, जिसमें आते हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक, ये सारे यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। प्लेड अ मेजर रोल इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म। और ये मोनेस्ट्रीज, विहार जो थे, इन्होंने बुद्ध धर्म का जो प्रचार है उसमें बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नालंदा तक्षशिला। हाँ, ये हमने अभी देखा ही था, ये किस पीरियड में रहे इसकी यहाँ पे बात की गई है। नालंदा, तक्षशिला, उदानपुरी एंड विक्रमशिला आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशियंट पीरियड, जो कि हम जान चुके हैं। अब ये प्राचीन काल की यहाँ पे बात की जा रही है। ये 5th सेंचुरी में बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए बनाई गई। यहाँ पे बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान और तिब्बत। तक्षशिला एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, फ्लोरिस्ड अराउंड 5th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी। अब ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है ये जगह। इट इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी कहलाती है पूरे वर्ल्ड की, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। यहाँ पे मेडिसिन, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और मिलिट्री साइंस की शिक्षा दी जाती थी। उदानपुरी यूनिवर्सिटी ये पाल किंग के द्वारा फाउंड की गई थी, गोपाल नाम था इनका। 8th सेंचुरी में कहाँ पे थी ये? बिहार में। बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी एक बुद्धिस्ट लर्निंग का बहुत बड़ा सेंटर था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय पाल किंग धर्मपाला इन द 8th सेंचुरी CE इन बिहार टू रिवाइव क्वालिटी बुद्धिस्ट एजुकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे नालंदा, उदानपुरी, विक्रमशिला, ये सारी तीनों यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे? बिहार में ही हैं। यानी कि बिहार एक उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था उस समय पे। और बाद में किस तरह से ग्रेजुअली उसका पतन हुआ है ये आप समझ सकते हैं। ऐसा हम लोग का सिस्टम में कुछ तो फॉल्ट रही होगी, क्योंकि बिहार एक एजुकेशन सिस्टम का मुख्य केंद्र रहा है, तभी नालंदा जैसे इंस्टीट्यूशन वहाँ हैं। उदानपुरी, विक्रमशिला, ये सारे ही बिहार के इंस्टीट्यूशंस हैं, आप ये देख रहे हैं। All these universities existed and flourished in ancient India from Vedic Gupta period to Pal period before being destroyed during medieval invasion. मिडवल इन्वेजन में इन सबको डिस्क्राइब किया था किसने? मुख्यतः बख्तियार खिलजी ने 12वीं से 12th to 13th सेंचुरी, जैसे यहाँ लिखा है, तब इसको पतन हुआ था इनका। Thus they belong to the ancient period of Indian education history. अब हम यहाँ पे इन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला है, फिर नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। इसी तरीके के और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे।